नमस्कार, मैं प्रिया मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय बालिका महाविद्यालय सेवापुरी वाराणसी। आज हम जिस विषय पर अध्ययन करने जा रहे हैं वो है हर्बर्ट स्पेंसर का प्रमुख अवधारणाएं और सिद्धांत। विद्यार्थियों, इस विषय पर मैं आपको बताऊंगी तो मैं आपको हर्बर्ट स्पेंसर की प्रमुख अवधारणाएं बताऊंगी, उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए, हम उसके विषय में भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो शायद नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे होंगे, तो जहां ऐसे प्रश्न आएंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से हमें ध्यान रखना जरूरी है, मैं उस प्रश्नों पर आपका ध्यान विशेष रूप से केंद्रित करने की कोशिश करूंगी। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में अगर एक इनका सामान्य परिचय दूं तो इनका जीवन काल 1820 से 1903 तक का रहा है। यहाँ एक बात मैं आपको अभी तुरंत ध्यान दिलाना चाहूंगी कि 1820 से 1903 इस बात पर आपको इसलिए नजर रखनी है कि जब भी आप नेट की परीक्षा देते हैं तो कभी कभी कुछ सामाजिक विचारकों के जीवन काल दिए रहते हैं या फिर कुछ सामाजिक विचारकों के नाम दिए रहते हैं और आपको देखना रहता है कि इनका एक सही क्रम लगाइए। तो कम से कम एक मोटा मोटा आपको ये याद होना चाहिए कि कौन से विचारक का जीवन काल पहले है या कौन उसके बाद है, तो आप ऐसे प्रश्नों को आराम से हल कर पाएंगे। अब इनके बारे में आगे बताएं तो ये ब्रिटिश समाजशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि इनका जन्म इंग्लैंड के डर्बी में हुआ था। उसके बाद सामाजिक उद्विकास के जनक के रूप में इनको मुख्य रूप से जाना जाता है और इनको हम प्रकार्यवादी सिद्धांतकार की श्रेणी में रखते हैं। इनकी ये दोनों सिद्धांत, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत और इनको प्रकार्यवादी क्यों कहा जाता है, मैं इन दोनों के बारे में अभी आगे विस्तार से चर्चा करूंगी। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जिनके बारे में, जिनके लिए ये खास करके प्रसिद्ध हैं। उन पुस्तकों को आप याद रख सकते हैं, जैसे सोशल स्टैटिक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी और डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी। अब इनकी आगे की जो प्रमुख अवधारणाएं और सिद्धांत हैं हम उसकी तरफ चलते हैं। तो जिसमें प्रमुख रूप से हम, क्योंकि जब भी इनका नाम देखते हैं तो हमारे सबसे पहले नजर में यही आता है कि ये सामाजिक उद्विकास के जनक है। तो क्या है इनका सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत, उसी को अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने चार्ल्स डार्विन का जो जैविक उद्विकास का सिद्धांत दिया था उसी से ये प्रभावित होकर इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में उसी नियम को लागू किया। चार्ल्स डार्विन ने जैविक उद्विकास के नियम में यह बताया था कि उद्विकास एक धीरे धीरे होने वाली गति है जिसमें क्या होता है, कोई भी पदार्थ सरल से जटिल में रूपांतरित हो जाता है। जैसे एक उदाहरण भी दिया था चार्ल्स डार्विन ने कि जैसे एक भ्रूण होता है, वो प्रारंभ में बहुत सरल होता है, भ्रूण की संरचना बहुत छोटी होती है। आप जैसे जब एक भ्रूण को देखेंगे तो उसके अलग अलग अंग आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे, वो एक छोटी सी संरचना है, यानी वो एक बहुत सरल संरचना है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उस भ्रूण का विकास होने लगता है, भ्रूण के अलग अलग अंग बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, जैसे भ्रूण में आंख, नाक, कान, मुंह ये सब अलग अलग बन जाते हैं। यानी भ्रूण प्रारंभ में सरल था लेकिन धीरे धीरे उसकी संरचना क्या हो गई, जटिल हो गई। यही डार्विन ने जैविक उद्विकास में समझाया कि पदार्थ सरल से धीरे धीरे जटिल में बदल जाता है। यह सब सिद्धांत डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में दिया था। हर्बर्ट स्पेंसर इसी सिद्धांत से प्रभावित थे और उन्होंने भी ये कहा कि जिस तरह एक सावयव, सावयव का अर्थ होता है एक सजीव, यानी जिस तरह एक सावयव का उद्विकास होता है उसी प्रकार से समाज का भी उद्विकास हुआ है। यानी उन्होंने सावयव की तुलना समाज से की, समाज को उन्होंने बिल्कुल वैसे देखा जैसे एक सजीव शरीर होता है। तो इसी को हम आगे देखेंगे। यानी इसका प्रमुख जो आधार है स्पेंसर के सिद्धांत का वो यही है कि समाज और सावयव ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी जो इनका उद्विकास है वो बिल्कुल एक जैसा रहा है। अब इसी सावयव के उद्विकास की तुलना उन्होंने समाज के उद्विकास से की और अपना उद्विकासी सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि जिस तरह से डार्विन ने कहा कि जिस तरह से एक भ्रूण प्रारंभ में एक सरल संरचना होती है, उसके अलग अलग अंग दिखाई नहीं देते हैं, उसी प्रकार समाज भी क्या है, एक सरल संरचना है प्रारंभ में।
जैसे स्पेंसर ने समझाया भी कि अगर हम प्रारंभ के समाज का स्वरूप देखें तो हम देखेंगे कि वो बहुत सरल रहा है। यानी उसमें एक छोटी सी इकाई है परिवार, जैसे सावियों में एक छोटी सी इकाई भ्रूण है, उसी तरह समाज में एक छोटी सी इकाई है परिवार। परिवार ही अपनी सारी जरूरतें पूरी कर लेती है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो। यानी अलग अलग क्षेत्र का काम करने के लिए किसी तरह की अलग अलग इकाई की जरूरत नहीं होती। यानी फिर से हम तुलना करें तो सेम उसी तरह जैसे भ्रूण सरल संरचना है, उसमें आंख, कान, नाक, मुंह अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही समाज में समाज एक बहुत सरल संरचना है, उसकी एक छोटी सी इकाई परिवार है, उसमें विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इस तरह की कोई इकाइयां हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। यानी प्रारंभ में उसकी संरचना क्या है, अस्पष्ट है, या आप कह सकते हैं कि अनिश्चित है। और बहुत सरल शब्दों में कहें तो उसकी संरचना बहुत सरल है। आगे देखते हैं क्या होता है। फिर आगे जैसा कि डार्विन ने कहा कि धीरे धीरे वह भ्रूण के अलग अलग अंग दिखाई देने लगते हैं। स्पेंसर ने वही चीज समाज के विषय में कही कि धीरे धीरे क्या होता है कि लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगती हैं, तब केवल परिवार से ही सारी जरूरत पूरी नहीं हो पाती है। तब अलग अलग जरूरत को पूरा करने के लिए समाज में अलग अलग इकाइयां जन्म लेने लगती हैं। जैसे आर्थिक आवश्यकता को पूरी करने के लिए आर्थिक इकाइयां जन्म लेती हैं, समाज में न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजनीतिक इकाई जन्म लेने लगती है, समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना बनाए रखने के लिए अलग अलग सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयां जैसे संस्कृति, इन सब चीजों का विकास होने लगता है। यानी जिस तरह भ्रूण में अलग अलग अंग दिखाई देने लगे, उसी तरह समाज में भी अलग अलग अंग या अलग अलग इकाइयां अब हमें दिखाई दे रही हैं। यानी हम क्या देख रहे हैं कि अब ये जो संरचना है ये जटिल हो जा रही है। ये अब उतनी आसान नहीं है कि एक छोटा सा परिवार है वो सब कुछ कर ले रहा है, बल्कि यहाँ पे अलग अलग इकाइयां हैं, यानी ये संरचना बहुत जटिल है। तो यही पे स्पेंसर ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार उद्विकास पदार्थ का समन्वय और उससे संबंधित गति है, जिसमें कोई पदार्थ अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदल जाता है। जैसे तीन चीजें हैं, अनिश्चित, असंबद्ध, समानता। यानी जैसे भ्रूण की संरचना थी वो प्रारंभ में अनिश्चित थी, उसके अंग असंबद्ध थे और वो बिल्कुल एक जैसा यानी समान दिखते थे। उसी तरह समाज भी उसकी संरचना पहले अनिश्चित है, असंबद्ध है और समाज बिल्कुल एक समान है, उसमें विभिन्नता या विभिन्न इकाइयां दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उसमें निश्चित संबद्ध भिन्नता आ गई। भिन्नता का मतलब है कि अब उसमें अलग अलग विभिन्न इकाइयां दिखाई देने लगी, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, उसकी जो संरचना है वो निश्चित है और संबद्ध है। इसी निश्चित और संबद्ध को हम अभी आगे और विस्तार से समझेंगे। जैसे हमने देखा कि उसकी जब अलग अलग इकाइयां आ जाती हैं तो होता क्या है कि हर इकाई इसलिए डेवलप होती है या विकसित होती है क्योंकि उसका अलग अलग काम होता है। हर इकाई अपना अलग अलग काम करती है। लेकिन एक बात की तरफ यहाँ स्पेंसर ने ध्यान दिलाया कि अगर हम फिर से समाज और सावयव की तुलना करें तो जैसे हमने भ्रूण में देखा कि उसके अलग अलग अंग डेवलप हो गए, लेकिन हर अंग का काम अलग अलग होता है और हर अंग जब अपना काम करता है तो वो शरीर से अलग होकर नहीं करता है, बल्कि उनमें दो शब्द यहाँ पर हैं जिसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी, अंतः संबद्धता और अंतः निर्भरता। यानी प्रत्येक अंग में संबद्धता यानी जुड़ाव आपस में बना रहता है और प्रत्येक अंग अपना काम करने के लिए दूसरे अंग पर निर्भर रहता है। जैसे बहुत छोटा सा उदाहरण दूं तो ये मेरा शरीर है, इसके विभिन्न अंग हैं यानी इसकी विभिन्न इकाइयां हैं, हाथ, नाक, मुंह, कान, लेकिन कोई भी अंग शरीर से अलग नहीं है। हर अंग क्या है, अंतः संबंधित है यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और उसके साथ साथ हर अंग अपना काम करने के लिए दूसरे अंग पर निर्भर है। जैसे मुझे भोजन करना है तो भोजन करने में जिह्वा का काम है, दांतों का काम है चबाना, लेकिन उसको किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, हाथ की। मैं हाथ से भोजन मुख में डालूंगी, मुख अपना काम करेगा, उसको पचाने का काम अलग पाचन ग्रंथियां करेंगी। यानी कोई भी काम करने के लिए हमें दूसरे अंगों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। यही बात स्पेंसर ने समाज के विषय में भी बताई कि समाज की अलग अलग इकाइयां डेवलप हो जाती हैं, हर इकाई अपना अपना काम करती है, लेकिन प्रत्येक इकाई एक दूसरे से अंतः संबंधित होती है और अंतः निर्भर होती है। यानी कोई भी काम वो अलग होके नहीं कर सकती। जैसे एक उदाहरण दूं, मान लीजिए एक आर्थिक संरचना है, आर्थिक संरचना के अंदर हम बैंक ले सकते हैं या बाजार ले सकते हैं,
लेकिन उसका कार्य कैसे चलेगा जब तक वहां पे कोई परिवार खरीदारी नहीं करने जाएगा। यानी ये आर्थिक संरचना किस पर निर्भर है? सामाजिक संरचना पर। परिवार क्या है? सामाजिक संरचना है। यानी क्या हो रहा है कि हर इकाई को अपना काम करने के लिए दूसरी इकाई पर निर्भर रहना पड़ रहा है। तो यहाँ निर्भरता भी बनी हुई है और संबद्धता भी बनी हुई है। तो इस बात को विद्यार्थियों आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि इस समानता के अंतर्गत उन्होंने दो बातें बताई हैं, अंतः संबद्धता और अंतः निर्भरता। और यही बताते हुए स्पेंसर ने यहाँ पर प्रकार्यवाद को भी इंट्रोड्यूस कर दिया था। प्रकार्यवाद एक ऐसा टर्म है जो परीक्षाओं में भी बहुत पूछा जाता है और हम लोग जानते हैं कि आगे दुर्खीम को प्रकार्यवाद का जनक कहा जाता है। लेकिन प्रकार्यवाद की जो नींव थी उसको स्पेंसर ने ही डाल दिया था। बिल्कुल यहीं पर थोड़ा सा प्रकार्यवाद के बारे में चर्चा करूं तो हम लोग जानते हैं कि प्रकार्यवाद क्या है। प्रकार्यवाद ये मानता है कि समाज में एकता और सामंजस्य बना रहता है और समाज की प्रत्येक इकाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपना कोई ना कोई योगदान देती है। तो स्पेंसर ने भी अभी यही बात कही कि समाज की प्रत्येक इकाई अपना अपना काम कर रही है और दूसरी इकाई को सहयोग कर रही है कि वो भी अपना काम अच्छे से कर पाए। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आर्थिक इकाई को सामाजिक इकाई सहयोग कर रही है, राजनीतिक इकाई भी कहीं ना कहीं सामाजिक इकाई पर ही निर्भर है। यानी हर इकाई इस सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए दूसरी इकाई का सहयोग कर रही है। यही प्रकार्यवाद है और इसकी नींव स्पेंसर ने ही रखी थी। आगे इसी को दुर्खीम और अन्य प्रकार्यवादी सिद्धांतकारों ने और आगे बढ़ाया। तो जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही आपको जब स्पेंसर का एक इंट्रोडक्शन दिया तो मैंने आपको कहा कि इनको प्रकार्यवादी सिद्धांतकार कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने ही सबसे पहले प्रकार्यवाद की नींव रखी थी। तो ये है स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत, जिसको मैंने बता दिया कि इन्होंने डार्विन से प्रभावित होकर दिया था। डार्विन को उद्विकास का जनक कहा जाता है, लेकिन स्पेंसर को सामाजिक उद्विकास का जनक कहा जाता है, क्योंकि स्पेंसर ने ही पहले यह बताया कि समाज का उद्विकास किस तरह हुआ है। अब हम स्पेंसर के एक अलग सिद्धांत की चर्चा करेंगे। ये है सामाजिक और राजनीतिक संगठन का विकास। इसमें स्पेंसर ने दो अवधारणाएं दी हैं। तो जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि स्पेंसर ने यह बताने का प्रयास किया था कि किस तरह समाज का उद्विकास हुआ है। तो स्पेंसर ये बताते हैं कि समाज के उद्विकास के क्रम में हमें दो प्रकार के समाज देखने को मिलते हैं। उद्विकास का मतलब है कि प्रारंभ से लेकर आज तक समाज की कैसे प्रगति हुई है। तो इसमें हम दो तरह का समाज मुख्य रूप से देखते हैं। एक है सैनिक समाज और दूसरा है औद्योगिक समाज। अब हम इसको प्रारंभ से शुरू करते हैं। तो जैसे एक उदाहरण स्वरूप स्पेंसर ने बताया कि जो प्रारंभ का समाज था वो एक कबीलियाई समाज था, यानी लोग घुमंतु जीवन जीते थे, झुंड में रहते थे। तो इस समाज में क्या होता था, जो शक्तिशाली था वो सैनिक होता था। सैनिक का ही प्रभुत्व होता था क्योंकि वो बाकी लोगों की, बाकी झुंड की, सभी की रक्षा करता था। तो सैनिक का ही प्रभुत्व होता था और वो समाज एक तरह का इसीलिए सैनिक समाज था क्योंकि उसका प्रमुख कार्य यही था कि किस तरह से अपने समूह की रक्षा की जाए। तो वहां पे प्रमुख काम अपनी रक्षा करना या दूसरों पर युद्ध करना, इस तरह के काम ही ऐसे समाज में ज्यादा होते थे। तो इसी प्रकार के समाज को स्पेंसर ने नाम दिया सैनिक समाज। इस समाज में हमें कुछ और विशेषताएं भी देखने को मिलती हैं, हम इसके बारे में आपको बताते हैं। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि इसमें क्या था कि व्यक्ति झुंड में रहता था, लेकिन इस समाज में ये था कि सभी में आपस में सहयोग था, क्योंकि ये बात सभी को अच्छी तरह पता थी कि सभी को मिलके ही दूसरे किसी समूह से अपनी रक्षा करनी होगी। तो जब भी कोई संकट आता था तो ये अनिवार्य होता था कि हर व्यक्ति अपने तरीके से उस संकट से लड़े। ऐसे समाज में क्योंकि सैनिक वो लोगों की रक्षा करता था तो उसी का समाज में प्रभुत्व रहता था। तो आप देखेंगे कि ऐसे समाज में या तो राजा का शासन होता है या किसी एक व्यक्ति का शासन होता है जो अन्य सभी लोगों को नियंत्रित करता है या उन पे अपना नियंत्रण बनाए रखता है। इसी को हम कहते हैं सत्ता का केंद्रीकरण, यानी जो शक्ति है, जो सत्ता है नियंत्रित करने की, लोगों को नियंत्रित करने की जो पावर है वो कहीं एक ही जगह केंद्रित है, अन्य लोगों के पास वो शक्ति नहीं है। इसीलिए ऐसे समाज में क्या होता है,
कठोर अनुशासन होता है। और यहाँ पर व्यक्ति का अपना निजी जीवन कुछ भी नहीं होता है। सबका जीवन एक जैसा होता है कि क्योंकि वो केवल भरण पोषण तक होता है, सभी एक साथ रहते हैं, एक साथ अपना जीवन यापन करते हैं, जीविका अर्जित करने की जो उनकी गतिविधियां हैं वो भी समूह में ही होती हैं, तो उसमें अपना निजी जीवन जैसा कोई चीज नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ सार्वजनिक और निजी जीवन में एक रूपता होती है। ऐसे समाज में धर्म का, मिथकों का, ऐसे समाज में इन चीजों का बाहुल्य होता है। तो इस तरह की स्थिति जो हम देखते हैं उसी को स्पेंसर ने कहा है कि ये सैनिक समाज है। आगे चलकर जब धीरे धीरे समाज का और विकास हुआ, समाज में उद्योगों की स्थापना होने लगी, समाज में श्रम विभाजन हो गया, तो समाज का स्वरूप बदल गया। इसी दूसरे समाज को स्पेंसर ने नाम दिया है औद्योगिक समाज। इस समाज की क्या विशेषता है? पहला, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें अनिवार्य सहयोग था मिलिटेंट सोसाइटी में, लेकिन औद्योगिक समाज में क्या है? ऐच्छिक सहयोग। ऐसा इसलिए है कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत जीवन होता है, उसका अपना एक व्यक्तिगत जीवन है और एक सार्वजनिक जीवन है। यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व होता है। यहाँ पे स्वतंत्रता, समानता, ऐसे विचारों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। धर्म का पालन करना या एक ही तरह के विश्वासों को मानना ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो जब भी कोई संकट की बात है या कोई ऐसी नीति है तो उसमें अनिवार्य नहीं है कि व्यक्ति उसमें भाग ले। वो व्यक्ति की स्वतंत्रता है और वो व्यक्ति की इच्छा है कि वो चाहे तो उसमें भाग ले और चाहे तो ना ले। इसीलिए ऐसे समाज में व्यक्ति पर राज्य का नियंत्रण बहुत कम हो जाता है। राज्य ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता है और जो सत्ता है वो एक जगह केंद्रित नहीं है। जैसे आज के समाज में आप देखेंगे कि लोकतांत्रिक प्रणाली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो केंद्र है वो चाहेगी जैसा वो करेगी, ऐसा नहीं होता। सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है, यानी सत्ता कुछ लोगों के हाथों में बांटी गई है। तो ऐसा आपको औद्योगिक समाज में देखने को मिलेगा कि यहाँ सामाजिक नियंत्रण कम है, राज्य का हस्तक्षेप कम है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया जाएगा, ऐच्छिक सहयोग होगा, धार्मिक स्वतंत्रता होगी और व्यक्ति का अपना सार्वजनिक और निजी जीवन, ये दोनों अलग अलग है। तो ये सामाजिक उद्विकास का एक रूप है जिसमें प्रारंभिक समाज को स्पेंसर ने सैनिक समाज कहा है और बाद में जो समाज आया उसको उन्होंने औद्योगिक समाज कहा है। इस औद्योगिक समाज को हम आज के भारतीय समाज जैसा समझ सकते हैं। आज के भारतीय समाज में आपको जो विशेषता दिखाई देती है वो वही है, बिल्कुल वही जो स्पेंसर ने औद्योगिक समाज में बताई है। तो इसका उदाहरण आप अपने दिमाग में भारतीय समाज को रखकर समझ सकते हैं। आगे हम चलेंगे तो स्पेंसर का और एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो है सामाजिक नियंत्रण का। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य इस समाज का सदस्य है, वो अपनी सारी आवश्यकता इसी समाज में रहकर ही पूरी करता है। क्योंकि व्यक्ति की आवश्यकताएं तो असीमित है, इसलिए व्यक्ति अपनी उस आवश्यकता की पूर्ति भी मनमाने तरीके से करना चाहेगा। इसीलिए स्पेंसर ने कहा है कि व्यक्ति पर नियंत्रण होना आवश्यक है, जिससे समाज का अस्तित्व बना रहे और ऐसा ना हो कि व्यक्ति मनमाने तरीके से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगे। तो उन्होंने कहा कि इसीलिए कोई भी समाज हो वो व्यक्ति पर नियंत्रण रखने के कोई ना कोई साधन जरूर अपनाता है। तो ऐसे 4 प्रमुख साधन स्पेंसर ने बताए हैं जिसके द्वारा कोई भी समाज व्यक्तियों पर नियंत्रण रखता है। वो 4 साधन कौन कौन से हैं? सरकार, धर्म, सामाजिक प्रथाएं और नैतिकता। अब जैसे हम सरकार की बात करें तो आधुनिक समय में नियंत्रण का सबसे प्रमुख साधन सरकार ही है, क्योंकि सरकार की जो नीतियां होती हैं या कानून के द्वारा जो बता दिया गया कि ये चीज निषिद्ध है तो आपको वो काम नहीं करना है। तो नियंत्रण का पहला और सबसे प्रमुख साधन आधुनिक समय में सरकार ही है। दूसरा है धर्म, क्योंकि धर्म भी हमें कहीं ना कहीं नियंत्रित करता है। कैसे नियंत्रित करता है? अनौपचारिक रूप से हमें धर्म का भय रहता है, हमें ये पहले से पता रहता है, ऐसे विश्वास या ऐसी आस्था हमारी रहती है कि ये चीज धर्म के विरुद्ध है और ये करने पर हमें किसी ना किसी कोई अदृश्य शक्ति है जिसका भय बना रहता है। उसी तरह सामाजिक प्रथाएं भी वो नियम है जिनकी हमसे आशा की जाती है कि हमें इनका पालन करना चाहिए। ऐसे नियम जिसकी अपेक्षा समाज हमसे करता है कि हमें इन नियमों का पालन करना है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमें नियंत्रित करती हैं, क्योंकि वो हमें निर्देश देती हैं कि हमें कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है। क्योंकि अगर हम उनका पालन नहीं करेंगे तो हमें सामाजिक भय रहता है, हमें अपने समूह का दबाव रहता है उसको करने के पीछे। और अगला उन्होंने बताया नैतिकता।
नैतिकता पूरी तरह से आंतरिक साधन है, ये व्यक्ति के अंदर निहित होती है। तो जब स्पेंसर ने सरकार, धर्म, सामाजिक प्रथाएं और नैतिकता के विषय में बताया, तो उन्होंने एक प्रमुख बात ये बताई कि सरकार, धर्म और सामाजिक प्रथाएं ये नियंत्रण के बाह्य साधन है। बाह्य साधन का मतलब है कि हमें ऐसा बाहरी रूप से दबाव डाल के करवाया जाता है। जैसे सरकार है तो उसके नियमों का हम पालन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें भय रहता है, और इस बात का भी भय रहता है कि अगर हम इसके विरुद्ध काम करेंगे तो सरकार बल प्रयोग कर सकती है। ठीक है, इसीलिए स्पेंसर ने कहा कि सरकार, धर्म, सामाजिक प्रथाएं नियंत्रण के बाह्य साधन है और इनका आधार या तो बल है या भय है। सरकार में यही है कि हमें भय भी है और हमें इस बात का डर है कि हमें दंड मिल सकता है। उसी तरह धर्म में भी है कि हमें एक भय रहता है कि अगर हम धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे तो हमारा अनिष्ट हो सकता है। सामाजिक प्रथाओं का पालन भी हम भयवश करते हैं, यानी इन तीनों के पीछे डर या भय काम करता है। इसीलिए उन्होंने इसे नियंत्रण के बाह्य साधन कहा है। लेकिन नैतिकता नियंत्रण का आंतरिक साधन है। आंतरिक साधन इसलिए है कि नैतिकता के अनुसार आचरण हम किसी बल या भय के कारण नहीं करते, बल्कि अपनी आंतरिक इच्छा के कारण करते हैं। जब हमारी नैतिकता का विकास हो जाता है तो ये अपने आप होता है और आंतरिक रूप से होता है, इसके पीछे कोई भी बाहरी शक्ति काम नहीं करती। तो स्पेंसर ने एक बहुत मुख्य बात ये कही है कि जब व्यक्ति की नैतिकता का विकास हो जाता है तो बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी आपकी नैतिकता का विकास जब हो जाएगा तो आप स्वयं ही नियंत्रित हो जाएंगे, स्वयं ही इस बात से अवगत हो जाएंगे कि कौन सा काम हमें नहीं करना है। तब जो नियंत्रण के बाहरी साधन है, यानी सरकार का भय या धर्म का भय या सामाजिक प्रथाओं का भय, उनकी आवश्यकता वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि तब व्यक्ति स्वयं ही नियमानुसार आचरण करने लगता है। तो कहीं ना कहीं स्पेंसर ने इस बात पर जोर दिया है कि व्यक्ति की नैतिकता का अधिक से अधिक विकास किया जाना चाहिए, जिससे नियंत्रण के किसी बाहरी साधन की जरूरत ना पड़े। और स्पेंसर इस बात के पक्षधर थे कि राज्य हो या कोई भी ऐसे बाह्य साधन हो, उन्हें व्यक्तियों पर कम से कम नियंत्रण रखना चाहिए। यानी अच्छा समाज वो होगा जहां व्यक्ति स्वयं जो है नियंत्रित रहे और उनके ऊपर नियंत्रण के बाहरी साधनों की आवश्यकता ना पड़े। तो इसीलिए स्पेंसर के शब्दों में वह समाज सर्वोत्तम है जो अपने सदस्यों पर कम से कम नियंत्रण रखता है। और हमें पता है कि ये स्थिति तभी आएगी जब नियंत्रण के आंतरिक साधन ज्यादा मजबूत होंगे, तभी हमें बाहरी साधनों की वहां पे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ स्पेंसर के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत थे वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। मैंने आपको सामाजिक उद्विकास का नियम समझाया, मैंने आपको सैनिक और औद्योगिक विकास के विषय में बताया, और मैंने नियंत्रण के साधनों के विषय में बताया। इस सारे टॉपिक से प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनको मैंने आपको पढ़ाते वक्त ही हाईलाइट कर दिया था कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।